Good evening, dear students. Welcome to the 30-day challenge English course. In this class, we will learn the uses of the working of the English in the exams with pattern handling. So let's start the class. Today's pattern is sentence rearrangement para jumble. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही थी स्टूडेंट्स की यहाँ पे क्या कि सर हमें बड़े वाले सेंटेंस रीअरेंजमेंट करवा दीजिए, बड़े वाले सेंटेंस रीअरेंजमेंट, क्योंकि आजकल एक और पैटर्न आता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट का जिसमें एक ही सेंटेंस को तोड़ कर दिया जाता है, डिवाइड किया जाता है कुछ पार्ट्स में, उसको आपको क्या करना होता है, अरेंज करना होता है। लेकिन ये जो आपका पैटर्न है ये आपका ओल्ड पैटर्न है और एवरग्रीन पैटर्न है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और मोस्ट कंफ्यूजिंग पैटर्न रहता है ये, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स क्या नहीं कर पाते, बातों को लिंक नहीं कर पाते। ये पूरा का पूरा जो पैटर्न है आपका पूरा का पूरा सेंस पे वर्क करता है, रूल्स बिल्कुल भी नहीं लगते इसके अंदर। इसके अंदर आपको बातें पढ़नी होती है, फिर उन बातों को देखना होता है कौन सी बात पहले है कौन सी बाद में, उसके अकॉर्डिंग उनको अरेंज करना होता है। बस बातें पढ़नी आनी चाहिए, आपकी रीडिंग अच्छी वाली होनी चाहिए। और इसका रियल नेम लेते हैं, वो क्या होता है, पैरा जंबल होता है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। आज जो आपकी क्लास रहेगी वो एमसीक्यू बेस्ड नहीं रहेगी, क्योंकि अगर मैं आपको रीअरेंजमेंट की फॉर्म में ये पूरा सेंटेंस दूंगा तो कम से कम 5 मिनट आपको देनी पड़ेगी, तो अपना टाइम वेस्ट होगा। तो मैं डायरेक्ट इसके आपको कॉन्सेप्ट्स करवाऊंगा। अगर कोई स्टूडेंट है जिसको मान लो, अगर मैं जैसे मान लो खुद से ही अगर रीअरेंजमेंट अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर है उसका, तो वो साथ साथ वहां पे अरेंजमेंट बनाकर आपको बताना पड़ेगा, साथ में अरेंजमेंट बना सकते हो आप लाइव चैट के अंदर कि सर इसका ये अरेंजमेंट है, ठीक है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर एक मैं समझा दूंगा, उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद में आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, तो नेक्स्ट वाला आप साथ साथ खुद से भी ट्राई करने की कोशिश करना। तो इस तरीके से अपने आज की क्लास को करेंगे। समझ में आप लोगों के? स्टार्ट करते हैं अब डायरेक्शंस को। यहाँ पे द गिवन सेंटेंसेस, दिए गए सेंटेंसेस व्हेन प्रॉपरली सीक्वेंस्ड, प्रॉपर वे में सीक्वेंस किए जाएं, फॉर्म ए कोहेरेंट पैराग्राफ, एक कोहेरेंट पैराग्राफ, एक उचित पैराग्राफ तैयार करते हैं। ईच सेंटेंस इज लेबल्ड विद ए लेटर, हर सेंटेंस एक लेटर के साथ लेबल्ड है। चूज द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द सेंटेंसेस, आपको जो मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर है सेंटेंसेस का, क्रम है, वो आपको क्या करना है, यहाँ पे चूज करना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पे मैं बात करूं तो देखो इसका तरीका क्या होता है, यहाँ पे आपको ग्रामर का बिल्कुल ध्यान नहीं रखना होता, यहाँ पे आपको डायरेक्ट मीनिंग लेना होता है। तो सारी बातों का मीनिंग लेकर आप लोगों ने क्या करना है, आपस में कंपेयर करना है कि कौन सी बात पहले है। सारी बातें आपको पता लग जाएगी, उसके बाद में आपको यह पता करना है कि कौन सी बात पहले हुई है कौन सी बाद में। तो आपस में कंपेयर करोगे तो कंपेयर करते ही आपको पता लग जाएगा कि कौन सी बात पहले है कौन सी बाद में, उसके अकॉर्डिंग उनको अरेंज कर देना। बड़ा ही शानदार मेथड है इसका करने का। तो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा कि किस तरीके से इस पैटर्न को हैंडल किया जाता है। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत शानदार बेस्ट वे में करेंगे, अपने सेंसिबल वे में। सेंस क्लियर है तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, बस आपको कंपैरिजन करना आना चाहिए कौन सी बात पहले हो सकती है कौन सी बाद में। इसलिए सेंस चमकाए रखना, डेप्थ में सोचना पड़ेगा। मैं बता दूंगा किस तरीके से करना है। सबसे पहले अपने को लेना होता है एक रेफरेंस सेंटेंस। रेफरेंस किस फॉर्म में कि कौन सा सेंटेंस पहला हो सकता है। अभी मैं सोल्व करूंगा इसको, उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग सेंटेंस ही पढ़ना। परहैप्स, शायद, द बेस्ट नोन इज, जो सबसे ज्यादा नोन है, जाना जाता है, इज, वो है द बे एरिया राइटिंग प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट? बे एरिया राइटिंग प्रोजेक्ट है। फाउंडेड बाय, ये नाम है उस प्रोजेक्ट का, राइटिंग का। फाउंडेड बाय जेम्स ग्रे इन 1974, जो कि फाउंड किया गया किसके द्वारा? जेम्स ग्रे के द्वारा इन 1974। अब बात आगे स्टार्ट करने से पहले एक चीज अपने यहां पे करके देखते हैं कि सर हमें, वो तो ठीक है, हाँ वैसे तो सर आपने बोला था एरर यहाँ पे चेक नहीं करनी, एरर का कोई मतलब नहीं अपने को, लेकिन सर फिर भी अगर ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि इसने ऐसे किससे लिखा है। फाउंडेड जो आपका होता है, फाउंड खुद ही V2 V3 होता है, फाइंड फाउंड फाउंड, तो फाउंडेड कैसे हो गया, उसमें ईडी कैसे लगा सर? तो ये आपका जो फाउंडेड है वो फाइंड फाउंड फाउंड वाला फाउंड नहीं है यहाँ पे, ये फाउंड आपका V1 फॉर्म में फाउंड है। तो फाउंड एक V1 भी होता है जिसका मीनिंग अलग होता है। फाइंड वाला जो फाइंड फाउंड फाउंड वाला जो फाइंड है उसका मीनिंग होता है खोजना, पता लगाना। और जो फाउंड आपका होता है FOUND V1 की फॉर्म में, वो क्या होता है? आपने वर्ड सुना होगा क्या? फाउंडेशन। फाउंडेशन का मतलब बेस, आधार, ठीक है। तो ये वो फाउंड है, फाउंड का मतलब आधार बनाना, स्थापित करना, स्थापना करना।
तो बेस की फॉर्म में बात है। तो फाउंडेड का मतलब V3 की फॉर्म में बाय किसके द्वारा, जिसकी स्थापना की गई, किसके द्वारा, जिसका आधार बनाया गया, नींव रखी गई, नींव रखना भी होता है, नींव किसके द्वारा रखी गई उस प्रोजेक्ट की, जेम्स ग्रे के द्वारा। आपको कोई मतलब नहीं है जेम्स ग्रे के द्वारा रखी गई किसके द्वारा रखी गई, आपको मीनिंग रखना है। शायद बेस्ट नोन क्या है, कौन सा प्रोजेक्ट है बेस्ट नोन, बे एरिया राइटिंग प्रोजेक्ट, कौन सा है, बेस्ट नोन है। तो ये जनरल बात हो सकती है ना, अधूरी बात नहीं है ना, नॉर्मल सी जनरल बात है, स्टार्टिंग बात हो सकती है, नहीं हो सकती है, इसका मतलब ए आपका फर्स्ट हो सकता है। इस तरीके से क्या करना है, रेफरेंस लेना है। तो ए अपना फर्स्ट हो सकता है, शायद मीनिंग लेना है आपको, शायद बे एरिया राइटिंग प्रोजेक्ट बेस्ट हो सकता है। ठीक है, बी को पढ़ते हैं। द डिक्लाइन इन राइटिंग स्किल्स कैन बी स्टॉप्ड। राइटिंग स्किल्स में, जो राइटिंग का, लिखने का जो हुनर है, उसमें जो डिक्लाइन, कमी है, गिरावट है, उसको रोका जा सकता है। मतलब राइटिंग स्किल को इंप्रूव किया जा सकता है। मीनिंग ये है ना इसका, मतलब राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव किया जा सकता है। तो डायरेक्ट बात हो सकती है, नहीं हो सकती, राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव किया जा सकता है। तो ठीक है, ये भी आपकी क्या है, बात बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, सही है। ए और बी को कंपेयर, साथ साथ कंपेयर करेंगे, ए और बी को कंपेयर करते हैं। ए ने बोला शायद बेस्ट प्रोजेक्ट, आप डायरेक्ट पढ़ो, शायद बेस्ट नॉन प्रोजेक्ट कौन सा है, बे एरिया राइटिंग प्रोजेक्ट है, और राइटिंग स्किल्स में जो गिरावट है उसको रोका जा सकता है, मतलब राइटिंग स्किल को इंप्रूव किया जा सकता है। कोई मीनिंग आ रहा है दोनों में, कोई मीनिंग नहीं आ रहा, यहां से कोई हिंट नहीं मिला। नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं, जहां हिंट ना मिले छोड़ दो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप हिंट मिल जाए, कोई ना कोई तो देगा ही, नहीं थोड़ा और डेप्थ में सोचेंगे। टूडेज बैक टू बेसिक्स मूवमेंट, आज का जो मूवमेंट है कौन सा, बैक टू बेसिक्स, मतलब वापस बेसिक्स पे जाओ। ठीक है, बैक टू बेसिक्स मूवमेंट हैज ऑलरेडी, वो पहले से ही फोर्स कर चुका है, मजबूर कर चुका है सम स्कूल्स को टू प्लेस रखने के लिए, स्थापित करने के लिए, शुरू करने के लिए। रेन्यूड एम्फेसिस, किसको प्लेस रखने के लिए, स्थापित करने, लगाने के लिए, किसको लगाने के लिए, एम्फेसिस, रेन्यूड का मतलब नए, बिल्कुल नए, एम्फेसिस का मतलब जोर, बल देना, ऑन राइटिंग स्किल्स, किस पे, राइटिंग स्किल्स पे, लिखने की जो कला है, हुनर है, उसके ऊपर। तो मतलब क्या निकला, आज का जो मूवमेंट है बैक टू बेसिक्स वाला, वो कुछ स्कूल को क्या कर चुका है, फोर्स कर चुका है, क्या करने के लिए, राइटिंग स्किल पे फोकस करने के लिए। इस तरीके से पढ़ो, राइटिंग स्किल पे फोकस करने के लिए कुछ स्कूल्स को आज का जो मूवमेंट है वो क्या कर चुका है, फोर्स कर चुका है। तो सी अपनी बात नहीं हो सकती क्या फर्स्ट, कि आज का जो मूवमेंट है वो कुछ स्कूल्स को फोर्स कर चुका है राइटिंग स्किल पे ध्यान देने के लिए, मीनिंग ये लिया। ठीक है, हो सकता है। अब मैं यहां पे पास में सी और बी को कंपेयर करता हूं, इन दोनों को मैं कंपेयर करूं यहां पे। तो बी में क्या बोला है, राइटिंग स्किल्स में गिरावट को रोका जा सकता है। आज का जो मूवमेंट है उसने कुछ स्कूल्स को फोर्स किया राइटिंग स्किल को इंप्रूव करने के लिए। बात बताना, एक पॉइंट लेते हैं, मैं इंग्लिश को इंप्रूव कर सकता हूं, मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई है जिससे मुझे क्या होगा, मेरी इंग्लिश पे इंप्रूवमेंट आएगा। मुझे एक बात बताओ, पहले एबिलिटी बताई जाएगी या पहले उपाय आएगा? पहले ये होगा ना, पहले तो ये सोचा जाएगा मैं ऐसा कर सकता हूं, नहीं कर सकता। पहले ये सोचा जाएगा मैं ऐसा कर सकता हूं, नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसा कर सकता हूं उसके बाद में मैं एक्शन लेना स्टार्ट करूंगा ना। तो यहां पे क्या बोला है, बी में बोला है कि राइटिंग स्किल्स को रोका जा सकता है। अब उसके बाद बता रहा है कि आज का जो मूवमेंट है वो पहले से ही किससे पहले, इस बात से पहले से ही, मतलब उस बात पे फोकस कर रहा है कि राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव किया जा सकता है। बैक टू बेसिक्स वाला मूवमेंट पहले से ही स्टार्ट कर चुका है इंप्रूवमेंट करना। या फिर ऐसे बोलो, जोर जोर से बोल कर देखो, मन में बोल कर देखो, पता लग जाएगा अपने आप बार बार बोलो, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके बोलो, आपको अपने आप पता लग जाएगा क्या, कि आज का मूवमेंट पहले से इंप्रूवमेंट स्टार्ट कर चुका है। आज का मूवमेंट पहले से ही इंप्रूवमेंट स्टार्ट कर चुका है, इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, या फिर इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। आज का मूवमेंट पहले से इंप्रूवमेंट स्टार्ट कर चुका है ऑलरेडी का मतलब उसके अकॉर्डिंग बोले ना, पहले से स्टार्ट कर चुका है। तो मतलब क्या होगा, पहले तो ये बोला जाएगा कि ऐसा किया जा सकता है, उसको इंप्रूव किया जा सकता है। उसके बाद में बताया जाएगा कैसे कैसे उसको इंप्रूव किया जा रहा है। पहले तो यही बोलेंगे ना उसको इंप्रूव किया जा सकता है, ऐसे बोलते ना इंप्रूव हो चुका है, तो पहले से बोलेंगे क्या कि ऐसे ऐसे उसको इंप्रूव किया जा रहा है, इस प्रकार ये इंप्रूव हो चुका है। फिर तो लास्ट में आता, लेकिन ऐसे बोल रहा किया जा सकता है, मतलब उसमें अभी घुस रहे हो आप, घुसे नहीं हो। क्योंकि अगर इंप्रूवमेंट चल रहा है इसका मतलब ऐसे थोड़ी बोलेंगे किया जा सकता है,
इंप्रूवमेंट चल रहा है इसका मतलब तो क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है, किया जा सकता है इसका मतलब क्या है कि ऐसा काम मैं ये काम मैं कर सकता हूं, तो उस काम में आप गए हो क्या? पहले से बोलोगे ना हाँ मैं ये काम कर सकता हूं, एबिलिटी को पहले पहचाना, उसके बाद काम में घुसोगे। आप काम कर रहे हो ये काम मैं कर सकता हूं, ऐसे थोड़ी होगा। तब तो आपका काम स्टार्ट हो गया, आप कर सकते हो, चल गया वो काम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ये काम कर सकता हूं, उसके बाद में आप काम करना स्टार्ट करोगे ये बोलकर। तो ये बोला है कि राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव किया जा सकता है, फिर बताया कैसे कैसे इसको इंप्रूव किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर बात यहां से समझ में आई। थोड़ा डेप्थ में सोचोगे आपको क्लियर हो जाएगा, बार बार बोलोगे अपने आप पता लग जाए कौन सा पहले होना चाहिए, कंपेयर कर लेना। तो कौन सा होगा आपका बी के बाद में सी, और मैक्सिमम को यहाँ पे क्लियर हो भी गए होंगे। अब यहाँ पे एक मैं पॉइंट की बात करूं, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर हमें रिवाइज करना होता है क्लासेस को, ठीक है, तो सर अब क्या करें, कैसे रिवाइज करें, क्योंकि रिवीजन से हमें ज़्यादा इंप्रूवमेंट आता है। ये बिल्कुल सही बात है, मैं भी ये मानता हूँ और पता भी है मुझे कि रिवीजन से इंप्रूवमेंट आता है। एक तो यहाँ पे अपनों ने किया उसके अकॉर्डिंग, उसके बाद जब दोबारा से आप क्लास को रिवाइज करते हो तो जो कॉन्सेप्ट्स अपनों ने यहाँ पे किए तो उस पे फिर आपको क्या किया जाता है, यहाँ पे तो साथ साथ क्लास चलती है, एक बार में इतना इंप्रूवमेंट नहीं आता, आप साथ साथ करते भी हो, खुद से भी मतलब खुद से भी उसको सोल्व करने की कोशिश करते हो। लेकिन जब रिवाइज करते हो तो जो छोटे छोटे आपके डाउट्स है ना, हल्के फुल्के से डाउट, वो आपके क्लियर होते हैं, और वो ही डाउट क्लियर करना होता है, उन्हीं से बेस बनता है। समझ में आ रही चीज? अब इस कोर्स का तो मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं, ठीक है, तो उनके साथ नाइंसाफी है। तो ये तो आपका पेड ही रहेगा, गलती आप लोगों की थी, आपने मजबूर किया था, मैंने 1 वीक तक वेट किया था तूफान के बाद में, ठीक है, पर स्टूडेंट्स नहीं आए इसलिए मुझे मजबूरी में इसको क्या करना पड़ा था, पेड करना पड़ा था। वैसे इसकी ये 16th क्लास है, 14 क्लासेज और बची है। आगे वाला जो कोर्स होगा वो मेरी तरफ से तो यही कोशिश रहेगी, मैं उसको फ्री रखूंगा, मेरी पूरी कोशिश है मैं उसको पूरा फ्री रखूंगा। मैं चाहता ही नहीं पेड करूं, मैं इसको भी नहीं चाहता था, लेकिन वहां पे अगर फिर से आपने मजबूर किया तो फिर मुझे वापस से उसे भी पेड करना पड़ेगा, और फिर वहां पे किसी स्टूडेंट ने अगर परचेज कर लिया तो फिर मैं उसको अनपेड भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पैसे लगाकर मतलब उसने मतलब पेमेंट दिए हैं, उसके बाद मैं अनपेड कर दूं तो ये कोई मतलब वाली बात है क्या? समझ रहे? ये तो एक बार धोखेबाजी होगी ना उसके साथ में, तो ये चीज मैं नहीं कर सकता। तो वो तो आगे डिपेंड करेगा आपकी रेगुलरिटी पे कि आप कितने रेगुलर रहते हो, उसके बाद में नेक्स्ट कोर्स की बात करेंगे। अगर इस कोर्स को अगर अपने बात करें, अगर आपको एक चीज कर सकता हूं आप लोगों के लिए, जो कर भी रहा हूं, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, वहां से अगर आप रिवाइज कर सकते हो फिर आप कर लेना। एक बार तो आपका लाइव प्रीमियर में तो फ्री है ही, उसके बाद रिवीजन के लिए वहां से कर लेना। फिर भी अगर आपको डाउट आता है तो आपको परचेज करना ही पड़ेगा, और उससे परचेज करने का मैं बोल देता हूं आपको नुकसान नहीं होगा, 100% गारंटी, वो आपके काम ही आएगा, मतलब उसको आपको पूरा पूरा बेनिफिट मिलेगा, वो पैसा वसूली एक टाइप से, क्योंकि चार्ज इतना बड़ा नहीं है, ओनली 199 रुपीज है, वो भी इंग्लिश का, वो भी सेंसिबल इंग्लिश का, वो भी कौन सी, रियल इंग्लिश का, जो कहीं पे नहीं मिल सकती आप लोगों को। समझ में आ रही है चीज? और जिसके कारण आपके मार्क्स भी बनते हैं, आपको खुद को इंप्रूवमेंट मिलता है, आपको खुद को ही पता है, वो मेरे बोलने से कुछ नहीं, आपको खुद को ही पता है कितना इंप्रूवमेंट आता है आप लोगों के अंदर, कोई ज्यादा चार्जेस नहीं है। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट के ये भी है कि उसको परचेज कैसे करें, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, यूट्यूब पे आप सर्च कर लेना हाउ टू ज्वाइन ए चैनल, या फिर हाउ टू परचेज ए कोर्स ऑन यूट्यूब, इस तरीके से हाउ टू ज्वाइन ए चैनल ऑन यूट्यूब, तो आपको खूब सारी वीडियो मिल जाएगी, वहां से पता लग जाएगा। क्योंकि डायरेक्ट आप करते हो तो आपको इंटरनेशनल कार्ड आपका होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज आप और भी ऑप्शन है, आप पेटीएम वगैरह, गूगल पे वगैरह से कर सकते हो, जिसमें आपको प्ले स्टोर के लिए रिचार्ज करना होता है प्ले स्टोर को, और वहां से ये डायरेक्ट आपकी पेमेंट ले लेता है। तो देख लेना, आपका मन करे वैसे कर लेना, फ्री आपको दे रहा हूँ, लाइव प्रीमियर में आपको बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, बस रेगुलरिटी के लिए पेड किया है। तो यहाँ पे ये बातें होगी, मतलब बी के बाद सी आएगा, लेकिन कितना बाद में आएगा ये नहीं पता, ये चीज क्लियर हुई। अभी अपने ए को छोड़ते हैं, अब अपने एक बार डी को चेक कर लेते हैं। ऑल्दो, हालांकि द इनएबिलिटी का मतलब अयोग्यता ऑफ सम टीचर्स, कुछ टीचर्स की, टू टीच, क्या करने की, पढ़ाने की, राइटिंग सक्सेसफुली, राइटिंग को सक्सेसफुली पढ़ाने की, मतलब क्या है, राइटिंग सिखाने की, लेखन वगैरह सिखाने की, रिमेन्स रहती है ए बिग स्टम्बलिंग ब्लॉक, एक बहुत बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक का, लड़खड़ाने ठोकर वाला ब्लॉक, एक बाधा रहती है। मतलब हालांकि टीचर्स की इनएबिलिटी है, मतलब वो राइटिंग को सही नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ जो टीचर्स होते हैं बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनकी खुद की राइटिंग भी उजड़ी हुई है, तो वो वाला केस है। तो कुछ टीचर्स का क्या है, इनएबिलिटी। अब आप ये मत बोल देना कि सर आपकी राइटिंग भी उजड़ी हुई है, आप यहाँ पे ड्रॉ करते हो ना, अरे मैं लैपटॉप से जो कर्सर होता है उससे क्या कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ,
ठीक है, पेन से नहीं लिख रहा, इतनी भी गंदी नहीं है मेरी राइटिंग, मेरे स्टूडेंट से पूछ लेना, बड़ी शानदार वाली मोती वाली राइटिंग है, ठीक है। ये ज्यादा हो गया, चलो ठीक है। ए बिग स्टम्बलिंग ब्लॉक, तो हालांकि इनएबिलिटी है कुछ टीचर्स की, क्या करनी वो मतलब मीनिंग लेते जाओ आप डायरेक्ट, ग्रामर पे ध्यान मत देना। हालांकि कुछ टीचर्स क्या नहीं कर पाते, राइटिंग को क्या नहीं कर पा रहे अच्छे से, मतलब उनको टीच नहीं कर पा रहे, फिर भी क्या है, ए नंबर ऑफ प्रोग्राम्स का एक नंबर हैव बीन डेवलप किया जा चुका है टू अटैक दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को अटैक करने के लिए। नॉर्मल बात है, दोनों बातें एक में कंप्लीट हो रही है ना क्या। हालांकि कुछ टीचर्स इनेबल है, वो राइटिंग को इंप्रूव नहीं करवा पाते, फिर भी नंबर ऑफ प्रोग्राम डेवलप किए जा चुके हैं इस प्रॉब्लम को, मतलब टीचर्स वाली प्रॉब्लम को क्या करने के लिए, अटैक करने के लिए, उस पर अटैक करने के लिए। तो यहाँ पे डी अपने देखें तो डी को अपने यहाँ पे, सी तो अपना नीचे गया तो डी, सी की जगह डी कर देते हैं, डी यहाँ पे रखें। अब कंपैरिजन करेंगे डी और बी को, तो बी में बोला है कि राइटिंग स्किल को रोका जा सकता है, और डी में क्या बोला है, डी में ये बोला है कि कुछ टीचर्स क्या करते हैं, राइटिंग को सक्सेसफुली क्या नहीं कर पाते, एक ब्लॉक मतलब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है, टीचर्स राइटिंग को सिखा नहीं पाते, फिर भी बहुत सारे प्रोग्राम डेवलप किए गए इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। तो यहां पे तो बोला है राइटिंग को रोका जा सकता है, और यहां पे क्या बोला है कि प्रोग्राम वगैरह तैयार किए जा रहे हैं क्या करने के लिए, राइटिंग को सही करने के लिए। तो पहले रोका जा सकता है, पहले तो ये बात होगी ना, राइटिंग को रोका जा सकता है। अब उसको रोका कैसे कैसे जा सकता है वो चीजें बताई जा रही है, आगे क्या क्या मेथड यूज किए जा रहे हैं उसको रोकने के लिए। पहले तो रोका जा सकता है, ये एबिलिटी की बात हुई है कि क्या किया जा सकता है उसके साथ में, मतलब क्या क्या हम क्या क्या ऑप्शन ले सकते हैं, क्या क्या मेथड यूज कर सकते हैं। पहले तो यही सोचेंगे, पहले सोचेंगे कि क्या क्या कर सकते हैं, उसके बाद में करना स्टार्ट करेंगे ना। वही बात है, इसका मतलब जो डी आपका डी है वो भी क्या रहेगा, बी के बाद रहेगा, लेकिन कितना बाद रहेगा ये नहीं पता। अब सी भी आपका डी के बी के बाद, और डी भी आपका बी के बाद, ठीक है। आपको प्रोनाउंसिएशन समझ में आया, बी बी बोल रहा हूं, बी समझ में आ रहा ना, बी फॉर बुक समझ में आ रहा ना। और डी, बी और डी के प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा दिक्कत हो रही होगी तो मैं थोड़ा स्लो बोल दूंगा, कोई नहीं, बी, ठीक है। तो अब मैं ऐसे बोलूंगा, बी फॉर बुक, डी फॉर डुक, ठीक है। बी फॉर बुक रहेगा, डी फॉर आपका डुक रहेगा, ठीक है, या फिर डॉग बोल दो आप, डी फॉर डॉग। तो यहां पे अपने बात करें अब डी और सी। अब डी सी तो सबको ही पता है, डीसी फ्रेंचाइजी का सभी को पता होगा, ठीक है। तो डी और सी को कंपेयर करते हैं क्योंकि दोनों बराबर आ गए, दोनों उससे नीचे गए, दोनों बराबर लटक रहे हैं। अब इनकी बात करें तो सी में उसने क्या बोला है कि मूवमेंट है, उसने कुछ स्कूल को क्या किया, फोर्स किया है कि वो राइटिंग पे एम्फेसाइज करे, राइटिंग पे फोकस करे, राइटिंग स्किल्स पे फोकस करे, बच्चों को राइटिंग वगैरह उसकी बच्चों की इंप्रूव करे। और डी में क्या बोला है, हालांकि कुछ टीचर्स राइटिंग नहीं करवा पाते, फिर भी कुछ प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो मुझे एक बात बताओ, सी में तो क्या किया गया है, स्कूल्स को फोर्स किया गया है, उन पे नियम लागू किया गया है, और डी में बताया गया है कि टीचर्स को आता नहीं है। तो पहले स्कूल में जाओगे उसके बाद टीचर आएंगे ना, पहले स्कूल आएगा फिर टीचर आएगा ना। तो मतलब क्या निकला, जो आपका डी है वो क्या है, सी के बाद में है। क्लियर हुआ, जो आपका डी है वो क्या है, सी के बाद में। इतनी बात क्लियर हुई कैसे कि जो स्कूल पे पहले तो क्या किया गया, सी में तो फोर्स किया गया स्कूल पे, और डी में क्या किया गया है, हालांकि पहले तो फोर्स किया गया स्कूल को कि आप राइटिंग बढ़ाओ, फिर ऐसे पता लगा कि कुछ टीचर्स क्या किए कर रहे हैं, उनकी इनेबिलिटी है, वो सही से राइटिंग सिखा नहीं पाते, तो उनके लिए अब प्रोग्राम डेवलप किए जा रहे हैं। पहले स्कूल को डायरेक्ट बोला गया राइटिंग पे फोकस करो, फिर पता लगा कुछ टीचर्स नहीं कर पा रहे, वो इनेबल हैं, तो उनके लिए प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं। तो समझ में आई। तो बी सी डी को पढ़ूं तो क्या बोलेगा, बी सी और डी आपका बोल रहा है, क्या बोलेगा यहाँ पे कि राइटिंग स्किल में डिक्लाइन, कमी को रोका जा सकता है, मतलब राइटिंग को इंप्रूव किया जा सकता है। बातें समझ में आ रही है ना किस तरीके से बोल रहा है, कंपैरिजन ऐसे करना है कि राइटिंग स्किल को राइटिंग स्किल को इंप्रूव किया जा सकता है। आज का जो मूवमेंट है वो ऑलरेडी कुछ स्कूल को फोर्स कर चुका है कि वो राइटिंग पे फोकस करे, हालांकि उसमें कुछ टीचर्स की इनेबिलिटी है, तो उनके लिए कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च किए जा रहे हैं। अब ए को चेक करना, प्रोग्राम्स इस प्रॉब्लम पे अटैक करने के लिए, आक्रमण करने, यानी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए प्रोग्राम्स लॉन्च किए जा रहे हैं। शायद बेस्ट नोन जो अब तक का प्रोग्राम है वो क्या है, बे एरिया राइटिंग प्रोजेक्ट। ये कर रहा है ना उसको, फाउंडेड बाय जेम्स ग्रे इन 1974। ये प्रोजेक्ट प्रोग्राम एक ही बात है ना, तो इसका मतलब ए सबसे लास्ट में। तो आपका जो सेंटेंस बना वो क्या बना, यहां पे समझ में आया आप लोगों के, क्या बनेगा, बी सी
डी ए, ये आपका प्रोजेक्ट, ये सेंटेंस पढ़ना। इसको एक साथ क्रॉस चेकिंग के लिए एक साथ पढ़ लिया करो कि राइटिंग स्किल को इंप्रूव किया जा सकता है। मीनिंग लेना है, बस शॉर्ट मीनिंग लेना है, पूरा मत पढ़ना, ना ग्रामर पे ध्यान देना। राइटिंग स्किल को क्या किया जा सकता है, इंप्रूव किया जा सकता है। आज का बैक टू बेसिक जो मूवमेंट है वो ऑलरेडी कुछ स्कूल को फोर्स कर चुका है कि वो राइटिंग पे फोकस करें। हालांकि कुछ टीचर्स की इनएबिलिटी है तो उनके लिए प्रोग्राम लॉन्च किए जा रहे हैं, और शायद आज तक का सबसे बेस्ट जो नोन है, बेस्ट नोन क्या प्रोग्राम, अपने आप पीछे रिफ्लेक्शन ले रहा है, वो कौन सा है, बे एरिया राइटिंग प्रोजेक्ट है, जिसको फाउंड किया गया था, जिसकी नींव रखी गई थी जेम्स ग्रे की द्वारा इन 1974 में। ये आपका क्या था, इस तरीके से पैराजंबल को करना होता है, समझ में आया? इस तरीके से इसको आपको करना होता है। हर एक बात को आप शॉर्ट में बनाकर उनका मीनिंग ले लिया करो, फिर मीनिंग को कंपेयर करके देखा करो कौन सी बात पहले है कौन सी बाद में। क्लियर हुआ? अब यहां पे अपने को ग्रामर का तो ध्यान रखना नहीं था, लेकिन मुझे एक सेंटेंस दिखा बड़ा ही प्यारा सा, और बच्चों को डाउट भी होता है इस सेंटेंस का। वो क्या है, ए नंबर ऑफ प्रोग्राम्स हैव बीन डेवलप्ड। सर ए नंबर है तो हैव कैसे आया, है जाना चाहिए था ना। ये जो पूरी बात होती है वो देखो, मैंने आपको हमेशा बोला है सेंटेंस वर्क करता है किसके अकॉर्डिंग वर्क करता है, सेंस के अकॉर्डिंग। मैं एक सेंटेंस लूंगा, दो सेंटेंस बोलूंगा, यहाँ पे आपको नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में। एक सेंटेंस में बोलता हूं, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर कमिंग इन माय क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर कमिंग टू द कोचिंग, इस तरीके से बोलो आप। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर कमिंग टू द कोचिंग, नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग। एक अपने बोले द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग। अब इसमें इज है, उसमें आर कमिंग है। तो अब ने बात करें, आप माइंड में पिक्चर बनाना क्या, कि स्टूडेंट्स की एक संख्या आ रही है। अब संख्या का मतलब क्या है, अगर आप इज कमिंग बोलते हो तो स्टूडेंट्स की एक संख्या आ रही है, तो संख्या क्या होती है, 15, 16, 17, 18, समझे, 15, 16, 17, या फिर 50 की बात करूं, 50, 60, 70, 50, 60, 70। गुजराती में 70 को 70 बोलते हैं और 17 को 70 बोलते हैं। समझे ऐसी चीज। बैंक में अगर ज्वाइन करो और गुजरात में ज्वाइन करो तो ध्यान रखना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, कहीं आए आपसे 17,000 लेने और आप दे दो उसको 70,000, तो जो बचा हुआ 53,000 का जो चूना है ना, वो आपकी जेब में लगेगा, आपकी जेब से जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो गुजराती में लिखा होता है, क्या लिखा होता है, 70,000, तो आपको लगेगा 70, वो 70 नहीं 17 होता है, 70 होता है 70। समझ ऐसे, तो ध्यान रखना, यहीं पे बता देता हूं थोड़ा सा आपको। तो ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर कमिंग, तो 50 स्टूडेंट आ रहे हैं। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट की संख्या आ रही है, तो स्टूडेंट की संख्या, ध्यान से सोचना, ध्यान से, स्टूडेंट की संख्या आ रही है, मतलब जो स्टूडेंट्स है उनकी संख्या, मतलब वो 50 आ रहा है, वो 50, वो 60, वो 70 आ रहा है क्या, वो 50, 60, 70 आ रहा है क्या, या फिर वो 50 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कौन दिखाई देगा, 50 स्टूडेंट्स दिखाई देंगे। इसका मतलब वो संख्या आती नहीं दिखाई देगी। कैसे आप समझ पा रहे हो, आपने क्रिकेट वगैरह देखा है, उसमें वो पहले चलता था, अभी भी आई थिंक चलता है, वो स्कोर बोर्ड होता है, उसके अंदर रन जैसे काउंट होते, जैसे 50 रन हो गए, उसके बाद 1 रन ले लिया, 51 हो गया, फिर नंबर 52 हो गया, इस तरीके से। तो यहां पे जब हमने बोले एक संख्या आ रही है, तब आपको वो संख्या दिखनी चाहिए कि वो 50 आ रहा है, वो 60 आ रहा है, मतलब वो संख्या आ रही है। वो संख्या आ रही है क्या, वो संख्या नहीं आ रही, उस संख्या के जितने, उस संख्या की फॉर्म में उतने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो स्टूडेंट, वो संख्या नहीं आ रही, उतने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, प्लूरल आर। अब देखना, स्टूडेंट्स की संख्या क्लास में दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। तो यहां पे एक चीज बात करूं, स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, ये तो ठीक है, लेकिन पहले आपको देखना है कि संख्या पे वर्क करता है क्या, क्योंकि बात तो रियल में अपने बात करें तो सब्जेक्ट तो वो संख्या ही बन रही है ना। अब डायरेक्ट सब्जेक्ट मत बनाया करो, सेंसिबल फॉर्म में बनाया करो। तो पहले आपको चेक करना है क्या, कि वो संख्या बन सकती है क्या। अब स्टूडेंट की संख्या आ रही है, तो सब्जेक्ट संख्या बन रही है क्या, आने का काम संख्या कर रही है क्या, वो 50 की संख्या नहीं कर रही, इसका मतलब वो 50 की संख्या में स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तो अपने आप रिफ्लेक्शन स्टूडेंट पे जाकर उस संख्या ने स्टूडेंट्स को अपने ऊपर रिफ्लेक्शन लेके उस प्लूरल को ले लिया। अब मैं बोलूं वो संख्या बढ़ रही है, पहले अपनी क्लास में 50 थी संख्या, स्टूडेंट्स की संख्या, पहले अपने को वहां पे 50 दिखता था ऑनलाइन क्लास में, अब अपने क्लास में 60 दिखता है, तो क्या बढ़ी, वो 50 वाली संख्या अब 60 हो गई।
स्टूडेंट्स का कोचिंग में एनरोलमेंट किया जा रहा है। तो कितना एनरोलमेंट हुआ? अभी तक कितने नंबर थे? कितने नंबर थे? अभी तक 50 नंबर थे। संख्या क्या थी? 50 थी। अब एक स्टूडेंट हो रहा है, तो अब वो स्टूडेंट की जो संख्या है वो क्या हो गई? 51 हो गई। स्टूडेंट तो 51 हुए, लेकिन स्टूडेंट की संख्या भी 51 हुई या नहीं हुई? स्टूडेंट की संख्या भी 51 हुई ना, इसका मतलब स्टूडेंट की संख्या सब्जेक्ट बन रही है, इसका मतलब संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब इज आएगा। समझ में आया चीज? वो संख्या पे वर्क कर रहा है। और अपने से बात करें, आ रहे हैं, तो वो स्टूडेंट की संख्या आ रही है कि वो 50 थी, वो 51 संख्या आ रही है। अब रजिस्टर में भी देखोगे तो देखना कि आज कितने स्टूडेंट आए हैं, तो 50 संख्या आई है, वो 51 संख्या आई है या 51 स्टूडेंट्स आए। वहां से दिखेगा तो आपको रजिस्टर में अटेंडेंस के अकॉर्डिंग आपको दिखेगा तो वो 51 ही दिखेगा, वहां 51, लेकिन वो 51 नहीं आया। वो क्या दिखाता है? जैसे आप 51 को देखोगे तो आपको वो 51 स्टूडेंट्स दिखेंगे, तो वो क्या दिखेगा? वहां पे 51 स्टूडेंट्स वहां पे आपको दिखाई देंगे अपने आप। वो दिख तो संख्या रही है, लेकिन रियल में डिनोट कर रही है उन्हें स्टूडेंट्स को, मतलब डायरेक्ट रिफ्लेक्शन वापस उन्हीं पे फेंक रही है। तो 51 की रजिस्टर में देख के बताना कितने स्टूडेंट आए। 51 की संख्या आई है, 51 की संख्या, 51 स्टूडेंट्स आए हैं, अपने आप ले गया। और ऐसे बोले कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है, कितनी मतलब स्टूडेंट्स कितने हैं, क्या रजिस्ट्रेशन है, संख्या क्या है स्टूडेंट्स की? 51 है स्टूडेंट्स की संख्या। पेमेंट कितनों की आई? तो पेमेंट की जो संख्या पहले 50 था, अब क्या है? पेमेंट की संख्या 51 होगी। कितने स्टूडेंट्स लेकर आए? तो वो 51 संख्या है, वो नहीं लेकर आई, वो 51 स्टूडेंट्स लेकर आए। आई थिंक क्लियर हो गया आप लोगों के। रिवाइज करोगे तो और क्लियर हो जाएगा। यहां पे बोला है नंबर ऑफ प्रोग्राम्स डेवलप्ड, तो प्रोग्राम की संख्या नहीं तैयार की गई है। प्रोग्राम की संख्या तैयार करने का मतलब क्या है? वर्ड है ये, इस पे मैंने क्या लिख दिया? 15 प्रोग्राम क्या हुए आपके? बन गए। तो संख्या तैयार की, इसका मतलब क्या है? यहां पे मैंने 15 को तैयार किया। तो 15 को तैयार कैसे करूंगा? 1 लिखूंगा, फिर 5 लिखूंगा। अब 16, अब क्या हुआ है कि प्रोग्राम क्या हुआ है? प्रोग्राम की संख्या तैयार कर रहे हो ना, मतलब क्या है? प्रोग्राम की संख्या तैयार कर रहे हो, संख्या तैयार कर रहे हो। अब क्या करूंगा? 16 की संख्या को तैयार करूंगा तो क्या होगा? प्रोजेक्ट की संख्या को तैयार करूंगा तो 1 लूंगा और 6 लूंगा, फिर 16 संख्या को तैयार करूंगा। ऐसे प्रोग्राम तैयार हो जाएगा क्या? उसके लिए संख्या तैयार करने से प्रोग्राम 16 तैयार हो जाएंगे, या फिर 16 प्रोग्राम्स तैयार करने पड़ेंगे? 16 प्रोग्राम्स तैयार करने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या है? हैव आएगा। क्लियर हुआ आप लोगों को? समझ में आया? बड़ा ही शानदार वाला डाउट है ये, नोट डाउन कर लेना, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। बस अब पता कैसे करो? जैसे ये नंबर वाला आए ना, उस टाइम पे आप लोगों ने क्या करना है? फोकस करना है। ये बात जो मैंने बताई है वो आपके याद आ जानी चाहिए, फिर कंपेयर कर लेना। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आपका होगा। तो यहां पे मैंने शानदार वाली वर्किंग भी क्लियर कर दी। अब चलते हैं नेक्स्ट जो आपका है क्वेश्चन, उसके ऊपर। साथ साथ आप शुरू कर सकते हो, अगर करना है तो जिसको करना है वो शुरू कर सकता है, साथ साथ खुद से ट्राई कर सकता है, लेकिन मैं भी यहां पे सोल्व करवाना स्टार्ट करूंगा। तो शुरू करते हैं, एक को पढ़ना। देयर इज ए, सॉरी मैं रफ करूंगा इसको। देयर इज ए स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेस। एक स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग का मतलब मैन्युफैक्चर करने वाला, मतलब उत्पादन वाला, चीजों को तैयार करने वाला बेस है, आधार है। फॉर ए वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं। तो बहुत सारे प्रोडक्ट तैयार, मतलब बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है प्रोडक्ट तैयार करने का। तो ए ठीक है, तैयार करने का आपका होगा बेस, कोई दिक्कत नहीं है। पता नहीं कहाँ पे बेस है, तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है क्या प्रोडक्ट तैयार करने का। ए फर्स्ट हो सकता है, जनरल सी बात है, नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं, कोई कॉन्ट्रेरी इस तरीके से नहीं है। बी की मैं बात करूं, इंडिया हैज कम, इंडिया आ चुका है ए लॉन्ग वे, एक लंबे रास्ते पे, मतलब बहुत आगे निकल चुका है। ऑन द टेक्नोलॉजी फ्रंट, टेक्नोलॉजी की जो मोर्चा है उसके ऊपर बहुत आगे निकल चुका है, मतलब इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल चुका है। बी को मैं यहां पे रखूं, इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल चुका है। ठीक है, नॉर्मल बात है, दोनों कंपेयर करना, बी और ए को, दोनों को यहां पे कंपेयर करते हैं। इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल चुका है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेस है प्रोडक्ट्स के लिए। बातें कंपेयर करो, एक तो बोला है कि इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल चुका है, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेस, वहां पे एक बहुत बड़ा, मतलब इंडिया में एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेस है प्रोडक्ट्स को तैयार करने का। तो ये बिल्कुल सही गया। बी के बाद में ए लग रहा है, क्यों लग रहा है? क्योंकि पहले बात करेंगे, देखो पहले टेक्नोलॉजी आएगी, उसके बाद में टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग होगी ना, बेस तभी बनेगा जब टेक्नोलॉजी आएगी। तो इसका मतलब पहले टेक्नोलॉजी आई, उसके बाद में बेस बना, तो बी के बाद में ए रहेगा। कितना बाद में रहेगा अपने को नहीं पता। तो यहां से मैं ए को क्या करूंगा, एक बार यहां से
रफ करूंगा, ठीक है। बी के बाद में आएगा, कितना बाद में आएगा नहीं पता भाई, नहीं पता। नेक्स्ट पढ़ते हैं, बट द टेक्नोलॉजी एडोप्टेड। अब इसमें ऐसे भी ऑप्शन आते हैं आपके, जैसे ए ऑप्शन आ गया BCAD, BADC, तो वहां पे और इजी हो जाता है। फिर आपको डायरेक्ट ऑप्शन के साथ भी डायरेक्ट पूछे ना, पहला कौन सा है दूसरा कौन सा है, तब तो ज्यादा आपको पूरा बनाना ही पड़ता है। अदरवाइज ऑप्शन वाला आता है तो आप वो आपके लिए इजी हो जाता है। उसमें आप क्या करो, डायरेक्ट ऑप्शन को देखो और आपको पता जिसमें बी के बाद में ए है वो होगा, अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा। समझ में चीज, और सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। इस तरीके से कई बार तो सारे ही हो जाते हैं, एक ही बचता है। सारे हो जाते हैं इसका मतलब नहीं सारे ही हो जाते हैं, ठीक है, सारे हो जाएंगे, ठीक क्या करोगे, एक तो बचे गई। आगे बात करें, बट द टेक्नोलॉजी एडोप्टेड, उसमें आपको ऑप्शन को साथ में लेकर चलना होता है, तो इसलिए ऑप्शंस को हमेशा साथ में लेकर चला करो, आपकी स्पीड बढ़ेगी और फास्टली आपका होगा और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, बहुत ज्यादा फास्ट वे में आपका अटेम्प्ट होगा क्वेश्चन। बट द टेक्नोलॉजी एडोप्टेड, फास्टली नहीं होता, मैं भूल से बोल गया था, फास्ट ही होता है, एडवर्ब एडजेक्टिव दोनों। बट द टेक्नोलॉजी एडोप्टेड, टेक्नोलॉजी जो कि अडोप्ट की गई, V3 मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, यहाँ वर्किंग नहीं बताऊंगा। हैज बीन, हैज का सब टेक्नोलॉजी है, हैज बीन लार्जली ऑफ फॉरेन ओरिजिन। लेकिन जो टेक्नोलॉजी अडोप्ट की गई वो क्या है, बहुत ज्यादा, बट लेकिन कॉन्ट्रेरी दिए, टेक्नोलॉजी जो अडोप्ट की गई है, जिसको ग्रहण किया गया है, वो मूल रूप से, मुख्य रूप से लार्जली, बहुत ज्यादा मात्रा मुख्य रूप से फॉरेन ओरिजिन की है, फॉरेन मूल की है, मतलब फॉरेन की टेक्नोलॉजी है। हाँ, सी कॉन्ट्राडिक्शन दे रहा है, बी और सी को एक बार कंपेयर करना, बी और सी को कंपेयर करो, डायरेक्ट मिल जाएगा। इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे आ चुका है, लेकिन टेक्नोलॉजी जो अडॉप्ट की गई है वो किसकी है, फॉरेन ओरिजिन की हो चुकी है, फॉरेन ओरिजिन की हो चुकी है, मतलब अभी तक की जो आई है वो फॉरेन ओरिजिन की है। अब दोनों बातों को देखो, बट का कॉन्ट्राडिक्शन लेना है ना, पहले बोलोगे इंडिया मतलब टेक्नोलॉजी फॉरेन, लेकिन टेक्नोलॉजी फॉरेन की हो चुकी है, इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे आ चुका है, मीनिंग नहीं आ रहा। इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे आ चुका है, लेकिन टेक्नोलॉजी है फॉरेन की, मतलब बी के बाद में ही सी सूट कर रहा है, तो बी के बाद में जाएगा आपका सी। कितना बाद में जाएगा पता नहीं, कंपेयर करेंगे अब ए और सी को, ऊपर से सी को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। समझ पा रहे हो ना आप लोग, समझ में आ रहा है तो यस सर बोल देना, नहीं आ रहा तो नो सर बोल देना। इंप्रेस करने की कोशिश मत करना कि सर आ रहा है, हमें तो मस्त आ रहा है सर, बहुत तगड़ा पढ़ाते हो, पता नहीं सर, पता नहीं क्या ही लेवल है सर, आउट ऑफ लेवल है सब कुछ, ठीक है। तो ऐसे मतलब इंप्रेस करने की मजाक की बात है ये, मतलब रियलिटी बताया करो, आप लोगों ने सीखना है, आप सीखने के लिए आते हो, इसलिए उसके अकॉर्डिंग आप बोला करो, क्योंकि नेक्स्ट क्लासेस उसके अकॉर्डिंग मैं क्लासेस में इंप्रूवमेंट करूंगा ना, कि आपको मतलब कहाँ किस पॉइंट पे दिक्कत आ रही है। मैं तो आपको ये समझता हूँ कि आप सारे महारथी बन गए, बर्छी बने हो, बर्छी, ठीक है, तो ये समझता हूं। लेकिन मुझे क्या पता कि जंग अभी भी लगी हुई है, तो जिस तरीके से आप डाउट पूछोगे उसी के अकॉर्डिंग मुझे पता लगेगा कि आपके क्या क्या डाउट हो सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, आगे से। तो इसलिए आप रियलिटी बताया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और अच्छे से समझ में आ रहा है, आउट ऑफ लेवल है तो बता दिया करो, वो भी अच्छी बात है, ठीक है। तो यहां पे अपने बात करें, लेकिन टेक्नोलॉजी, तो सी ए सी को कंपेयर करते हैं, बी के साथ कंपेयर करेंगे, पहले सी को डायरेक्ट कंपेयर करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग बेस बहुत बड़ा है इंडिया में, ठीक है, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेस, और लेकिन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की गई है वो फॉरेन ओरिजिन की है, इतना नहीं दे रहा। एक बार बी के साथ लेकर चलते हैं, फर्स्ट वाले के साथ, फर्स्ट के बाद में कौन सा ज्यादा सूट कर रहा है। इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे आ चुका है, उसके बाद ए, और बहुत बड़ा बेस है इसके पास, लेकिन टेक्नोलॉजी फॉरेन की है, ठीक है। दूसरा, सी को पहले रखूं तो इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे आ चुका है, लेकिन टेक्नोलॉजी फॉरेन की है, इंडिया के पास मैन्युफैक्चरिंग बेस बहुत बड़ा है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग बेस बहुत बड़ा है, वो किस बात को सपोर्ट कर रहा है, ज्यादा किसको सपोर्ट कर रहा है, कि इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे आ चुका है, मतलब इंडिया में टेक्नोलॉजी में बहुत आगे आ चुका है, इसका मतलब इंडिया का इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। तो ज्यादा सपोर्ट किसको कर रहा है, बी को सपोर्ट कर रहा है ना, तो जिसको जो ज्यादा सपोर्ट करेगा, जिसका एम्फेसाइज बढ़ाना है, उसके पास ही आएगा ना, क्योंकि आपको सेंस ज्यादा अच्छा बनाना है। बोल कर देख लो, पता लग जाएगा अपने आप, मीनिंग बोल कर देखना एक बार, दोनों बातें बोलना, एक बीएससी पढ़ो और एक बीसीए पढ़ो। बीएससी को पढ़ता हूं, बीसीए को पढ़ता हूं पहले, क्योंकि बीएससी सही लग रहा है इसलिए बाद में पढ़ोगे, तो एक बार कंपेयर करो। तो बीसीए को पढ़ता हूं, इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे आ चुका है। अच्छा सीरियसली, इंडिया इतना इंप्रूव कर चुका है, लेकिन टेक्नोलॉजी फॉरेन की है, इंडिया में फॉरेन की, अच्छा फॉरेन की है, स्ट्रॉन्ग है, बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग का, चीजें तैयार करने का, तो क्या हुआ है, तो फॉरेन की। दूसरा, इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे आ चुका, अच्छा इतना इंप्रूव कर चुका है, बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, अच्छा बेस भी इतना स्ट्रॉन्ग है,
लेकिन टेक्नोलॉजी फॉरेन की है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या निकला, अच्छा चलो कोई ना फॉरेन की, अच्छा फॉरेन की कोई ना, बना लेगा, खुद की बना लेगा, समझ आया? इस तरीके से बात कर रहा है। तो ज्यादा अच्छा कौन सा लगा, बी ए सी लगा, क्योंकि ए बी को सपोर्ट कर रहा है। और जैसे ही आप बी सी ए करते हो, ए को जितना बी से दूर लेकर जाओगे तो उसका इम्पैक्ट है, इफेक्ट है, मतलब क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। किस तरीके से कि इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे आ चुका है, लेकिन फॉरेन की टेक्नोलॉजी है, इंडिया में स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेस है। तो यहां जो बी है वो इंडिया की तारीफ कर रहा है, ए भी इंडिया की तारीफ कर रहा है, सी क्या कर रहा है, थोड़ी बेइज्जती कर रहा है, मतलब उसको कॉन्ट्राडिक्शन दे रहा है। तो इसका मतलब क्या निकला, बातें तो यही होगी ना, पहले एक एक जैसी बातें, फिर दूसरी जैसी बातें। ये थोड़ी होगा कभी एक ये कभी वो, कभी अच्छे, मतलब बंदे को क्या करो, तुम मारना हो गया एक बंदे को, किस तरीके से कोई कैसे बोलता है कि यार तू सीरियसली दिल का बहुत अच्छा है यार, पर यार तू फालतूपंती बहुत करता है, पर यार तू है ना, तेरे जैसा इंसान मैंने इतना मस्त बंदा कहीं नहीं देखा, लेकिन यार बेवकूफी भरी पड़ी है तेरे अंदर, पर यार तेरा सेंस बहुत शानदार चमका हुआ है, पर यार जो चमका हुआ है वो टेढ़ा चमका हुआ है। समझ में आ रही चीज? तो इस तरीके से बातें करेंगे तो वो बंदा क्या, खुश दुखी, मतलब लेवल ये मान लो बेस है 0 न्यूट्रल लेवल, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे झटके खाएगा तो हार्ट अटैक ही आएगा ना उसको, फिर बोलोगे कि ये मर कैसे गया। अरे भाई मार दिया तूने, या तो एक साथ उसकी बड़ाई कर दे, बड़ाई शुरू करेगा, वैसे पहले बुराई सही रहती है, बाद में बड़ाई सही रहेगी। तो बड़ाई करेगा तो वो बोले अच्छा, थोड़ा नॉर्मल होता है, अच्छा मैं इतना अच्छा हूँ, अच्छा इतना अच्छा हूँ, वाह यार, ऐसे ऐसे करता जाए। फिर बुराई करने लगोगे, चलो ठीक है और तो अच्छा ही है, चलो एक अच्छाई से एक बुराई से एक अच्छाई गई, इतनी तो बची है, फिर एक और बुराई से एक और अच्छाई गई, इतनी तो बची है। तो धीरे धीरे स्लो चलेगा, तो हार्ट अटैक का चांस नहीं होगा, दौरा नहीं पड़ेगा उसको, समझ आया चीज? तो इस तरीके से मतलब सोचने वाली बात है, पहले एक चीज को सपोर्ट करोगे तभी होगा, नहीं तो जैसे आप दूर करते जाओगे उन चीजों जो एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, उनको दूर करोगे तो उनका क्या हो, इफेक्ट क्या हो जाएगा, इफेक्ट जो है वो फीका हो जाएगा, जो कि मतलब लॉजिकल नहीं लगेगा, बिल्कुल अजीब सा ऑकवर्ड सा सेंटेंस बन जाएगा। तो मतलब क्या है, इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे आ चुका है और मैन्युफैक्चरिंग बेस बड़ा शानदार है, लेकिन बात दुख की ये है कि इसने जो इसकी टेक्नोलॉजी है वो क्या है, फॉरेन बेस की है। तो मतलब क्या निकला, ए और मैं सी को कंपेयर करूं तो सी आपका क्या होगा, ए के बाद जाएगा। ये बात मेरे क्लियर हुई, आई थिंक आपके भी क्लियर हुई, 100% क्लियर हुई होगी। समझ पा रहे हो ना कैसे करना होता है? अब चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हाउ एवर, फिर भी देयर आर एरियाज, कुछ एरियाज हैं सच एज, जैसे एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, एग्रीकल्चर, डिफेंस, वेयर जहां सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स, मतलब प्रगति, स्ट्राइड कदम प्रगति वगैरह, हैव बीन मेड, बनाई जा चुकी है, इन इवॉल्विंग, विकास करने में, रेलेवेंट टेक्नोलॉजीज विद द कंट्री, जो उसके संबंधित जो टेक्नोलॉजी है कंट्री के अंदर उनको विकसित करने में बनाई जा चुकी है। अब देखना हाउ एवर बोल रहा है, अब इसको रखेंगे अपने, सबसे पहले डी, बी और डी को कंपेयर करते हैं। तो क्या हुआ, देखना ध्यान से, मीनिंग से पता लगेगा। इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे आ चुका है, फिर भी, मतलब कॉन्ट्रेरी देता है, फिर भी ये इतनी सारी टेक्नोलॉजी इंडिया में बनाई जाती है। अरे तो बोलना क्या चाहते हो, डायरेक्ट ही बोल दो ना, इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे आ चुका है, इन फील्ड में इंडिया में बनाई जाती है। तो हाउ एवर क्यों यूज किया, कॉन्ट्राडिक्शन क्यों किया, वो तो सेम बातें हैं ना। एज लिखो इसको जिस तरह से कि इंडिया टेक्नोलॉजी बहुत आगे आ चुका है, जैसे कि इतनी सारी टेक्नोलॉजीज इंडिया में खुद में ही बनाई जाती है, खुद में ही तैयार की जाती है, विकसित की जाती है। समझ में आई चीज? तो इस तरीके से आप बोल सकते थे, लेकिन ये बोल रहा हूं कि इंडिया में टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुका है, फिर भी ये टेक्नोलॉजी इंडिया में बनाई जा रही है। अरे तो बढ़ रहा है तो इंडिया में बनाएगा तभी तो बढ़ेगा ना। मतलब आप ये बोलना चाहते हो कि इंडिया टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुका है, फिर भी इंडिया में ही बनती है, इंडिया इस चीज में बहुत आगे बढ़ चुका है, फिर भी इंडिया में बनती है। अरे इस इंडिया में बनती है तभी तो आगे बढ़ चुका है, या ऐसे बोलोगे इंडिया, मतलब इस बात का तो ये मीनिंग हो गया ना कि इंडिया क्या हो गया आपका, बहुत आगे बढ़ चुका है, फिर भी इंडिया में बनती है। मतलब इंडिया बहुत आगे बढ़ चुका है लेकिन बननी बाहर चाहिए थी। क्या मीनिंग, सेंसिबल नहीं है, बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा बात को, इसका मतलब गलत। उसके बाद मैं ए के साथ कंपेयर करूं, रखते जाओ, आपको अपने आप पता लग जाएगा ऊपर आएगा कि नीचे आएगा उससे। तो ए के साथ कंपेयर करूं, मैन्युफैक्चरिंग बेस बहुत शानदार है इंडिया का, फिर भी ये टेक्नोलॉजी इंडिया में बनती है, फिर भी ये टेक्नोलॉजी इंडिया में इवॉल्व होती है। अरे मैन्युफैक्चरिंग बेस है, इंडिया में इवॉल्व होती है, तभी तो मैन्युफैक्चरिंग क्या है, बहुत मैन्युफैक्चरिंग बेस बहुत शानदार वाला है,
तो स्पोर्टिंग है, हाउ एवर क्यों लगा रहे हो, कॉन्ट्राडिक्शन क्यों दे रहे हो, दोनों बातें सपोर्ट करती है एक दूसरे को, नहीं होगा। सी के साथ कंपेयर करेंगे तो देखना क्या हुआ, लेकिन टेक्नोलॉजी बाहर की है, फिर भी इन फील्ड में इंडिया की है। मतलब बात को दो बार कॉन्ट्राडिक्शन दिया है, तो कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है, अपोज करना। अपोज करना मतलब प्लस से माइनस। देखो अपोज का मतलब क्या होता है, अगर चीज माइनस में चल रही है तो कॉन्ट्राडिक्शन आएगा, अपोज करेगा इसका मतलब वो प्लस में जाएगी, मतलब अपोज करेगा मतलब अपोजिट में जाएगी, तो क्या होगा, उसका खिलाफ होगी, तो खिलाफ होगी तो प्लस का खिलाफ अगेंस्ट कौन होता है, माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है। अगर बात माइनस में चल रही है तो जैसे ही अपोज कॉन्ट्राडिक्शन आएगा तो वो प्लस में चली जाएगी, और प्लस में चल रही है तो वो माइनस में चली जाएगी। दो कॉन्ट्राडिक्शन है तो क्या होगा, दो बार स्विचिंग होगी प्लस माइनस की। किस तरीके से, पहले प्लस चल रहा था इसमें, तो क्या कि इंडिया टेक्नोलॉजी में आगे आ चुका है, मैन्युफैक्चरिंग बेस बहुत शानदार है, लेकिन टेक्नोलॉजी क्या है, इंडिया के अगेंस्ट चला गया, लेकिन फॉरेन की है। फिर वापस उसके अपोजिट जाएगा, माइनस से प्लस में जाएगा, हाउएवर से फिर वापस स्पोर्ट में आ जाएगा। तो ये स्विचेस, अब आप बोलोगे सर स्पोर्ट वाली तो आपने बोला सारी साथ में होनी चाहिए, तो ये स्विच भी तो बता रहा है ना, ये भी तो देखना है ना, स्विच भी तो बता रहा है ना कि आपको स्विच भी करना है। तो वापस है स्पोर्टिंग, लेकिन है स्विच, मतलब स्विच करना है, इसका मतलब स्पोर्टिंग है प्लस फॉर्म में है, लेकिन स्विचिंग है इसका मतलब माइनस से प्लस में आना चाहिए, तो माइनस उससे पहले होना चाहिए। प्लस से प्लस में कैसे स्विचिंग हो जाएगी, समझ में आ रही चीज, समझ पा रहे हैं मैं बात कैसे कर रहा हूं। तो मतलब क्या हुआ, बात पढ़कर देखो तो आपका जो सेंटेंस बना वो क्या बना यहां पे, मतलब सी के बाद में आएगा। तो यहां पे जो अपना सेंटेंस बना है वो बना है, यहां पे मैं मार्कर चेंज करता हूं। फर्स्ट पे क्या है, यहाँ पे देखें तो ऊपर बी, उसके बाद ए था ना, एंड देन क्या है, सी है। सी डी में से कौन सा किया था, हाउ एवर बट द टेक्नोलॉजी, हाँ ठीक है ठीक है, सी और उसके बाद डी, ये आपका रीअरेंजमेंट। अब इसको पढ़ना एक बार स्पीड में पढ़कर देखो मीनिंग कैसे आएगा। इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे आ चुका है, मैन्युफैक्चरिंग बेस बहुत शानदार है, लेकिन टेक्नोलॉजी फॉरेन की है, फिर भी ऐसे एरियाज भी हैं जैसे कि एग्जांपल दिए हैं जिन जो इंडिया के विद इन कंट्री के अंदर ही उनको इवॉल्व किया जा रहा है। फॉरेन वाली बात की कॉन्ट्राडिक्शन क्लियर हुआ, समझ में आया। तो इस तरीके से ये होगा। अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, जिसको बनाना है वो साथ साथ बनाते जाओ, मैं शुरू कर देता हूं यहां पे। सेम ऐसे ही करना है जिस तरीके से चल रहा है अपना। इन इमिशन ट्रेडिंग, इमिशन की ट्रेडिंग मतलब उत्सर्जन, जो इमिशन वगैरह होता है, उत्सर्जन वगैरह, उसका व्यापार, समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या होगा, कुछ होगा। इमिशन ट्रेडिंग में द गवर्नमेंट फिक्सेस, गवर्नमेंट फिक्स करती है, किसको फिक्स करती है, द टोटल अमाउंट, कुल अमाउंट को ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन की पूरी अमाउंट को क्या करती है, फिक्स करती है। दैट इज एक्सेप्टेबल, जो एक्सेप्टेबल है, मतलब जिसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, मतलब पावर है उसकी, एक्सेप्ट कर सकते हो, मतलब इस चीज को आप एक्सेप्ट कर सकते हो, इसका मतलब क्या है, वो आपकी क्षमता में आ जाती है, ठीक है। इज एक्सेप्टेबल, इस हद तक आप काम कर सकते हो, इतनी अनुमति आपको मिल सकती है। दैट इज एक्सेप्टेबल टू, मतलब पॉल्यूशन है, इसका मतलब इमिशन पॉल्यूशन वाला ही उत्सर्जन है। मेंटेन द डिजायर्ड लेवल ऑफ एयर क्वालिटी। तो बात का मीनिंग क्या है कि इमिशन ट्रेडिंग में गवर्नमेंट क्या करती है, प्रदूषण की एक टोटल अमाउंट को फिक्स कर देती है जो कि एक्सेप्टेबल हो, एक डिजायर्ड लेवल, जो इच्छित लेवल है एयर क्वालिटी का, कि मतलब इतने लेवल तक आप पॉल्यूशन कर सकते हो एयर क्वालिटी की मेंटेन रखने के लिए। तो सही है, चलता ही है हर जगह। तो ए वाली बात नॉर्मल बात, तो ए आपका नॉर्मल फर्स्ट हो सकता है। मतलब नॉर्मल बताया ना कि इमिशन ट्रेडिंग में होता क्या है, तो इमिशन ट्रेडिंग में क्या, गवर्नमेंट फिक्स कर देती है एक लेवल को, जहां तक आप जिस लेवल तक आप क्या कर सकते हो, पॉल्यूशन का लेवल आप क्या कर सकते हैं, वो वहां पे फिक्स कर देती है, जिस लेवल तक क्या कर सकते हैं, जो जितना पॉल्यूशन, उस लेवल का पॉल्यूशन एक्सेप्टेबल है डिजायर्ड एयर क्वालिटी के लिए, कि इतनी एयर क्वालिटी के अकॉर्डिंग ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है। बी में बात करें, बी क्या बोलना चाहता है, इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू करते हैं, बहस करते हैं या फिर तर्क देते हैं, दोनों बातें होती है, स्पोर्ट की फॉर्म में भी होता है ये आर्ग्यू, तर्क देना, दलील देना। इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू, वो अर्थशास्त्री, वो आर्ग्यू करते हैं दिस अप्रोच, इस अप्रोच का, कौन सी अप्रोच का अभी पता नहीं है ना, तो ये हो सकता है ना इमिशन ट्रेडिंग अप्रोच। तो बी फर्स्ट एक बार पढ़ लेते हैं पूरा, क्या पता यहीं पे उसने पूरा बता दिया। दिस अप्रोच मैक्स एयर पोल्यूशन, इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू करते हैं क्या, दिस अप्रोच की, ये अप्रोच, आर्ग्यू के बाद में दैट है जिसको यूज करो चाहे ना करो, आर्ग्यूमेंट है क्या उनका कि ये अप्रोच मैक्स बनाती है एयर पोल्यूशन को, कंट्रोल को, मोर कॉस्ट इफेक्टिव, ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव मतलब फायदेमंद, कम कॉस्ट वाला, देन किसके कंपैरिजन में, देन द करंट प्रैक्टिस ऑफ
जो करंट प्रैक्टिस चल रही है, सिस्टम चल रहा है किसका, फिक्सिंग एयर पोल्यूशन को फिक्स करने का, एयर पोल्यूशन के स्टैंडर्ड मानकों का, एंड एक्सपेक्टिंग और उम्मीद करना ऑल कंपनी, सभी कंपनी से टू पोल्यूट का मतलब प्रदूषण करना, बिलो दीज स्टैंडर्ड्स की, वो क्या करें, इस स्टैंडर्ड से बिलो क्या करें, इससे कम वो क्या करें, पोल्यूट करें, प्रदूषण फैलाए। अब देखना पहली वाली बात, अब बी को मैं इसके बराबर रखता हूं, फिर इनको कंपेयर करेंगे। इमिशन ट्रेंडिंग या ट्रेडिंग, ठीक है, इमिशन ट्रेडिंग में गवर्नमेंट एक लेवल फिक्स कर देती है पोल्यूशन का, बात ये मीनिंग लेना है, इमिशन ट्रेडिंग में गवर्नमेंट एक लेवल फिक्स कर देती है। दूसरा, इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि ये जो अप्रोच है वो पोल्यूशन को ज़्यादा, पोल्यूशन कंट्रोल को अच्छा बनाएगी, मतलब पोल्यूशन कंट्रोल अच्छे से करेगी, इस तरीके से बोल सकते हो आप, पुराने के कंपैरिजन में बात करें, जो करंट चल रहा है उसके कंपैरिजन में। तो मतलब क्या है, ये जो अप्रोच है वो, अगर आपको इससे नहीं मीनिंग मिलेगा फिर अपने को कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा, फिर अंदर से और मीनिंग ढूंढने पड़ेंगे, पहले शॉर्ट मीनिंग से ढूंढेंगे, फिर नहीं मिलेगा तो कंप्लीट लेंगे। तो शुरू करते हैं। इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि ये अप्रोच जो एयर पोल्यूशन का कंट्रोल है उसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाती है, मतलब अच्छे से कंट्रोल करते हैं पोल्यूशन को। कौन सी अप्रोच, दिस अप्रोच, ये अप्रोच कौन सी, तो बी को फर्स्ट रखोगे तो डिफाइन हो रहा है क्या, अप्रोच नहीं हो रही, डिफाइन कहां पे हो रही है, ए में हो रही है। तो अभी इसके अकॉर्डिंग देखें तो ए आपका क्या हो रहा है, बाद में लग रहा है, बी आपका ए के बाद में दिखाई दे रहा है इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, बिल्कुल सही है। यहां से मैं इसको रफ कर देता हूं, बात की बात करें कि कहां पे डिफाइन कर रहा है। अब मैं यहां पे आगे चलूं, आगे इसने को क्या बोला है, द यूएसए यूजेज इमिशन ट्रेडिंग टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। यूएसए क्या करता है, इमिशन ट्रेडिंग यूज करता है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में। रखना स्टार्ट के अंदर सी में। अब सी और ए को कंपेयर करना, एक में बोला है यूएसए इमिशन ट्रेडिंग यूज करता है, और दूसरा ए में बोल रहा है, सी में बोला है, क्या बोला है कि यूएसए इमिशन ट्रेडिंग यूज करता है, मतलब ये टेक्निक यूज करता है, और ए में बोल रहा है कि इमिशन ट्रेडिंग में गवर्नमेंट करती क्या है। तो पहले क्या आएगा, पहले तो उसका इंट्रोडक्शन किया जाएगा ना, पहले तो इंट्रोडक्शन आएगा, पहले तो ये आया कि यूएसए क्या करता है, इमिशन ट्रेडिंग को यूज करता है, फिर बताएगा कि उस इमिशन ट्रेडिंग की टेक्निक में होता क्या है। पहले तो ये बताएगा ना कि इमिशन मतलब यूएसए करता क्या है, यूएसए क्या करता है, इमिशन ट्रेडिंग टेक्निक को यूज करता है, फिर बताएगा ना उसमें, पहले तो उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है इमिशन ट्रेडिंग को। यहां सी में तो इंट्रोड्यूस करवाया गया है कि इमिशन ट्रेडिंग कोई टेक्निक है यूएसए के द्वारा यूज की जाने वाली, फिर उसके बाद में डेप्थ में बताया जाएगा कि ये उसकी खासियत है। पहले तो आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाए, पहले तो इंट्रोड्यूस कराया जाएगा ना कि ये जो सर हैं वो हमारे सर हैं, फिर बाद में बताया जाएगा कि ये सर में क्या क्या खूबी है, इस तरीके से। या फिर स्टूडेंट्स की, पहले मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा क्या, कि ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, समझ रहे हैं चीज, कि ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, उसके बाद में मैं बताऊंगा कि मेरे स्टूडेंट्स में क्या क्या खासियत है, कि ये महान आत्मा है, सबसे बड़ी खासियत तो ये है इनकी, ठीक है, तो वो वाली बात है, समझ आए। तो वो बाद में इंट्रोडक्शन किया जाए, पहले उस बंदे को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, फिर बताया जाएगा ये क्या क्या चीजें करता है, क्या, पहले तो उसका नाम बताया जाएगा, पहले नाम बताया जाएगा ना, उसके बाद में कि ये इसकी डेजिग्नेशन है, ये इसका काम है, ये इस तरीके से सोशल वेलफेयर में काम करते हैं, इस तरीके से, मतलब जो भी बातें बतानी है। तो इसका मतलब ये पता लग गया कि ए जो आपका है वो सी के बाद में है, और ए जब आपका सी के बाद में है, इसका मतलब क्या करो, आप सी को उससे ऊपर लिख दो, क्योंकि जब आपने बी को चेक किया है तो एक पॉइंट और आएगा यहाँ पे थोड़ा सेंसिबल वे में, तो सी को मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एक बार ऊपर लिखूंगा। अब थोड़ा सा सेंसिबल देखूं तो बी वाली बात है, उसमें क्या बताया कि इकोनॉमिस्ट इस अप्रोच पे आर्ग्यू करते हैं, इस अप्रोच को बताते हैं कि ये अच्छी अप्रोच है। तो अप्रोच को देखो ए में भी डिफाइन किया गया और अप्रोच को सी में भी डिफाइन किया गया, तो बी आपका दोनों जगह में कहीं पे भी आ सकता है, सी क्योंकि एक बार डेफिनेशन चाहिए ना उसको, तो दो बार भी हो सकती है, एक बार भी हो सकती है, तो एक बार डेफिनेशन या दो बार जैसी भी हो, एक बार डेफिनेशन में भी तो वो बात कर सकता है कि ये अप्रोच। तो एक बात बताओ, तो पहले क्या चीज आएगी, अगर अपने बात करें तो बी आपका सी के बाद में भी हो सकता है और ए के बाद में भी हो सकता है। तो अभी बी अपना फिक्स नहीं हुआ, क्योंकि ये तो अपनों ने पहले उस तरीके से लिया था, क्योंकि बात कहीं और हुई नहीं थी उस टेक्निक की। अब तो सी में भी बात होगी और सी उससे ए से पहले है, तो क्या पता आपका ये जो ए है, सॉरी बी है, वो सी के बाद में और ए से पहले भी तो हो सकता है ना। कंपेयर करेंगे, जब भी आपको दिक्कत आए तो आप आपस में पढ़ कर देख लियो, दोनों सेंटेंस, दो सेंटेंस बन जाए तो उनको कंपेयर करने के लिए पढ़ लिया करो। तो अब अपने रखेंगे ए और बी को साथ में, अब पढ़ेंगे पहले सी ए बी, फिर पढ़ेंगे सी बी ए, नहीं आएगा तो एक डी और पढ़कर फिर पढ़ेंगे। तो सी ए बी को पढ़ते हैं। क्या कंपनी यूज करती है इमिशन ट्रेडिंग को एयर कंट्रोल करने के लिए, एयर पोल्यूशन को।
इमिशन ट्रेडिंग में गवर्नमेंट फिक्स कर देती है पॉल्यूशन के अमाउंट को। इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि ये अप्रोच पॉल्यूशन को कंट्रोल अच्छे से करेगी। ठीक है, सही जा रहा है। दूसरा, यूएस इमिशन ट्रेडिंग को यूज कर, सीबीए पढ़ रहा हूं, यूज करता है। इकोनॉमिस्ट बताते हैं ये अप्रोच बहुत अच्छी अप्रोच है। इमिशन ट्रेडिंग में गवर्नमेंट ऐसा करती है, ये भी सही है। अब दोनों में से ज्यादा सही क्या है? अब देखना, यहां पे यूज किया दिस अप्रोच और यहां पे इसने दोबारा से नाम यूज किया है इमिशन ट्रेडिंग। ये ऐसे भी तो बोल सकता था इन दिस, इसमें। अगर सी के बाद में ए होता, जब ए में सी में डिफाइन कर दिया तो वो डायरेक्ट फिर, क्योंकि एक बार आप किसी चीज को यूज कर लेते हो फिर उसके बाद दिस वगैरह इस तरीके से आप यूज करना स्टार्ट, उसके लिए प्रोनाउन वगैरह यूज करना स्टार्ट कर देते हो ना, कि ऐसे होता। यूएसए इमिशन ट्रेडिंग को यूज करता है, इसमें गवर्नमेंट, इस टेक्निक में गवर्नमेंट, इन दिस टेक्निक, इस टेक्निक में गवर्नमेंट फिक्स करती है अमाउंट, पॉल्यूशन की अमाउंट को फिक्स करती है। इस तरीके से आप यूज कर सकते थे। इसने दोबारा से बोला इमिशन ट्रेडिंग में क्या होता है, तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं से इसके अकॉर्डिंग ये सेंस है। इसने दोबारा इतनी बड़ी बात, मतलब पूरा नाम क्यों लिया उस बंदे का? जैसे अपने बोले कि ये मिस्टर जॉन है, तो ही इज, मतलब कि वो, जैसे मान लीजिए ही इज मिस्टर जॉन, वो मिस्टर जॉन है, या फिर दैट इज मिस्टर जॉन, तो वो मिस्टर जॉन है। बाद में से बोलेंगे ही इज द सीईओ ऑफ दैट कंपनी, ही डज दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी इन द कंपनी, इस टाइप की एक्टिविटी करता है, इस तरीके से। मतलब एक बार उसका नाम लेंगे फिर ही यूज करते हैं, वैसे करता है बार बार। मिस्टर जॉन, ये मिस्टर जॉन है, मिस्टर जॉन ऐसे करते हैं, मिस्टर जॉन वैसे करते हैं, मिस्टर जॉन वो है, मिस्टर जॉन ये है, मिस्टर जॉन पता नहीं क्या क्या है। समझ में आया चीज? तो वो होती है चापलूसी। ठीक है, बहुत सारी करते हैं ना, मिस्टर जॉन ये है, मिस्टर जॉन हमारे वो है, मिस्टर हमारा, मतलब जो भी जिसकी भी चापलूसी करनी होती है, तो वो वाला केस है। तो यहाँ पे उसने बोला इमिशन ट्रेडिंग में, तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं से कनेक्शन कट हुआ है, इसीलिए उस बात पे दोबारा से आपने उसका नाम लिया है। कि मतलब एग्जामिनर ने इस तरीके से दिया, इसका मतलब उसने दोबारा से नाम लिया, इसका मतलब यहां से समझ में आएगा कहीं ना कहीं से कनेक्शन कट हुआ है। इसका मतलब इमिशन ट्रेड, यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो सकता है इन दिस, इसमें, तो वो बोला किस में, तब इसने बोला इमिशन ट्रेडिंग में। मतलब बात अभी भी इमिशन ट्रेडिंग की ही कर रहा है, दोबारा से वो दोबारा से नाम लिया, इसका मतलब उसकी बात कर रहा है। समझ में आया आप लोगों के कि बच्चा ऐसे कंफ्यूज होगा किस में, तो उसने बोला कि इमिशन ट्रेडिंग में। ठीक है, कि कुछ एक दो बातें और आगे, एक दो चीजें और आगे होगी, तो वो कंफ्यूज ना हो। इसका मतलब जब पूरा नाम दोबारा से उसने यूज किया है, मतलब दोनों ही सही है, दोबारा आप यूज कर सकते हो साथ साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब अपनों ने देखा कि दोनों के दोनों सेंटेंसेस क्या है, जैसे यहाँ पे दिस अप्रोच यूज किया है, तो दोनों के दोनों सेंटेंस सही जा रहे हैं, CAB आपका सही जा रहा है, CBA भी सही जा रहा है। तो वहां पे अब आपको थोड़ा डेप्थ में सोचना पड़ेगा। तो ए में जैसे इमेजिन ट्रेडिंग देखूंगा, इन दिस टेक्निक, इस तरीके से इन दिस अप्रोच होता, तो अपने बात करते हैं कि यहाँ सी के बाद में डायरेक्ट बोल रहा है कि सी अप्रोच की बात कर रहा है। तो इसने इन इमेजिन ट्रेडिंग दोबारा से नाम क्यों यूज किया उसका, दोबारा से इसके नाम पे क्यों फोकस किया उसने? तो इससे कुछ ना कुछ हिंट दिया, एग्जामिनर ऐसे हिंट देता है। तो एग्जामिनर ने दोबारा नाम पे फोकस किया, इसका मतलब उसने हिंट दिया है कि ये बात थोड़ी सी धुंधली हो रही है, मतलब इस बात का थोड़ा सा इमिशन ट्रेडिंग का इफेक्ट खत्म हो रहा है, इफेक्ट खत्म हो रहा है, इसका मतलब वो सेंटेंस थोड़ा दूर जा रहा है, उससे पहले कोई और सेंटेंस आ रहा है। इसका मतलब एग्जामिनर ने जो हिंट दिया है उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, ए बी के बाद होगा। क्लियर हुआ? बड़ी ही शानदार। यहां पे बड़ा कंफ्यूजन आता है स्टूडेंट्स को, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी, तभी ये चीजें आपको आएगी। कैसे सोचना आना चाहिए डेप्थ में, जिस तरीके से मैं सोच रहा हूं। तो देखना, कहीं कोई रूल नहीं होता, ऐसा कोई रूल नहीं बता सकता आपको, कहीं कोई रूल नहीं होगा। रियल में क्या होगा, सेंस होगा, आपको सोचने की आपकी क्षमता होनी चाहिए कि आप कितना हाई लेवल पे सोच सकते हो। समझ में है आप लोगों की बात? तो इस तरीके से सोचोगे तभी ये चीज आपकी होगी। क्लियर है? अब अपने बात करें, आगे बढ़ लेते हैं डी को। डी को चेक करेंगे, सबके साथ कंपेयर कर लेंगे। इट देन डिस्ट्रीब्यूट्स, ये तब डिस्ट्रीब्यूट करता है, देन डिस्ट्रीब्यूट्स, तब ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब एक्शन करता है, कोई ना कोई एक्शन करता होगा, कौन, इट पता नहीं। इमिशन परमिट्स, इमिशन परमिट देता है, मतलब अनुमति देता है इमिशन की, टू ऑल कंपनीज, सभी कंपनीज को, इन द रीजन, किसमें, रीजन में, एरिया में, विच एडअप, जो एडअप करते हैं, जोड़ते हैं, टू द ओवरऑल एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ इमिशन, कि टोटल इमिशन का एक्सेप्टेबल लेवल क्या हो सकता है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए, उसको एडअप करता है। इट देन डिस्ट्रीब्यूट्स, ये तब डिस्ट्रीब्यूट करता है, तब डिस्ट्रीब्यूट करा मतलब पहले कुछ ना कुछ और करेगा। देखेंगे अब आपको यहां पे क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर यहां कंपनीज यूज हुआ और यहां कंपनीज यूज हुआ, तो दोनों जगह सर कंपनीज यूज हुआ है, इसलिए
क्योंकि दोनों सपोर्ट करे, कंपनीज यूज हुआ है, तो बी के बाद में क्या रहेगा, डी रहेगा। और ऐसे स्टूडेंट क्या कर देता है कि सर यहाँ इमिशन ट्रेडिंग यूज हुआ और यहाँ भी इमिशन ट्रेडिंग यूज हुआ, इसलिए दोनों साथ में आएंगे। ऐसा नहीं होता, बात के अकॉर्डिंग आता है, समझ में, बात के अकॉर्डिंग, जो इवेंट के अकॉर्डिंग, पहले बात कौन सी है, दूसरी कौन सी है, उसका नाम आप आगे जाकर भी तो दोबारा से ले सकते हो, बहुत आगे जाकर। तो ऐसा कुछ नहीं होता, इस तरीके से नहीं, ये बेवकूफ़ी नहीं करनी होती। ये रूल्स, इस तरीके के रूल अगर कोई बताता तो गलत है, इस तरीके से रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं होता। सेंटेंस रीअरेंजमेंट का मतलब ये थोड़ी एक रूल्स होता है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट का मतलब वो ये बोलता है कि एक कोहेरेंट पैराग्राफ, मतलब सही उचित मीनिंग वाला पैराग्राफ तैयार कीजिए। मतलब उचित मीनिंग का मतलब कौन सा पहले कौन सा बाद, उसके अकॉर्डिंग। तो बातों के अकॉर्डिंग करोगे या ऐसे फालतू के रूल्स के अकॉर्डिंग करो? बातों के अकॉर्डिंग करोगे तो बातों पे जाओ ना डायरेक्ट, क्यों रट रहे हो रूल फालतू में, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो और क्यों अपने नेगेटिव मार्क्स कर रहे हो? तो यहाँ पे अपने कंपेयर कर लेते हैं सबके साथ डी को। पहले डी को मैं कंपेयर करूं सी के साथ। यूएस इमिशन ट्रेडिंग कंट्रोल यूज करता है, यूएस इमिशन ट्रेडिंग यूज करता है पोल्यूशन को क्या करने के लिए, कंट्रोल करने। ये तब डिस्ट्रीब्यूट करता है इमिशन परमिट, इमिशन ट्रेडिंग को यूज करता है तब डिस्ट्रीब्यूट करता है परमिट। कोई मतलब नहीं है, इतना मीनिंग नहीं ले रहा कोई ना, आगे पढ़ते हैं। डी को बी के साथ पढ़ें। इकोनॉमिस्ट जो आर्ग्यू करते हैं, इकोनॉमिस्ट क्या बोलते हैं कि ये अप्रोच कॉस्ट इफेक्टिव है और कंपनीज को क्या करेगी कि वो स्टैंडर्ड से लो लेवल पे, उससे स्टैंडर्ड से नीचे क्या करे, पोल्यूशन करे, ये तब जाकर डिस्ट्रीब्यूट करे इमिशन को। तो यहां कौन इकोनॉमिस्ट करता है क्या? डिस्ट्रीब्यूट इकोनॉमिक थोड़ी करेगा, तो दे होना चाहिए था। ये भी अजीब सा लगा, कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं समझ में आएगा तो और ज्यादा डेप्थ में सोचेंगे। अभी एक बार ऊपर से मीनिंग लेते हैं ना, एक के साथ देखना। इमिशन ट्रेडिंग में गवर्नमेंट पोल्यूशन की अमाउंट फिक्स करता है और फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है। पहले अमाउंट फिक्स करेगा, उसके बाद परमिट देगा कि इस लेवल तक आप क्या कर सकते हो, पोल्यूशन कर सकते हो, ये बात। तो इसका मतलब ए के बाद में डी, मीनिंग से ही पता लगा, समझ में आया ना कैसे, मीनिंग से ही बोल रहा है ना ये आपका, तो मीनिंग से ही यहां पे पता लग गया आपका। तो मीनिंग में ही क्या बोल गया ये मीनिंग से समझ में आ रहा है ना किस तरीके से मीनिंग से पता लग रहा है। तो इस तरीके से बोल रहा है क्या, दोबारा से एक को देखो कि इमिशन ट्रेडिंग में गवर्नमेंट क्या करती है, पोल्यूशन की अमाउंट को फिक्स करता है जो एक्सेप्टेबल हो, ऐसी अमाउंट को फिक्स करता है, और तब ये क्या करता है, तब जाकर उसके बाद, तब का मतलब पहले अमाउंट फिक्स करेगा, तब इमिशन का परमिट देगा जो उस एक्सेप्टेबल लेवल तक जाए, कि उस एक्सेप्टेबल लेवल तक आप इमिशन कर सकते हो। तो आपका जो सेंटेंस बना वो क्या बना, यहाँ पे अपनी बात करें कंप्लीट को रफ करके। अब रफ कर दिया, दोबारा से देखना पड़ेगा, स्पीड में देख लेते क्या क्या था। पहले सी था, सी, उसके बाद में क्या था, सी के बाद में क्या था, बी था ना, हाँ बी, उसके बाद में ए, एंड देन आपका क्या था, डी, सी बी ए डी, ये आपका करेक्ट सीक्वेंस हो गया। यहाँ पे समझ में आया आप लोगों के? तो इस तरीके से ये क्या करता है, वर्क करता है। तो इस तरीके से आपके क्या होते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट पैराजंबल वाला होता है। आई थिंक आप सभी के ये पॉइंट अब क्लियर हुआ होगा। एक मिनट रुको, अब आई थिंक आप लोगों के ये क्लियर हो गया होगा कि पैराजंबल कैसे करने होते हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट क्या करना होता है, सेंटेंसेस को पढ़ो, उनका शॉर्ट मीनिंग लो, उनका रियल मीनिंग, मतलब आप उसकी ग्रामर पे इतना मत जाओ, मीनिंग ले लो कि ये बोलना क्या चाहता है, और उन मीनिंग को फिर सारे मीनिंग आ जाएंगे। करना क्या, साथ साथ ही कंपेयर करते चलो। कंपैरिजन करोगे तो अपने आप वो दो को कंपेयर करोगे तो पता लगे कौन सा पहले कौन सा बाद में। कई बार क्या होता है कि रियल में वो बाद में नहीं होता, वो भी अपने को बाद में लग जाता है। जैसे अभी इसके अंदर हुआ था, केस हुआ था ना ए बी वाला, तो बाद में लगा था, लेकिन रियल में वो बाद में नहीं था, वो पहले था। वो कोई दिक्कत नहीं है, जब पूरा आप सारे सेंटेंसेस को कंपेयर कर लोगे ना, तो अपने आप जो कोई गड़बड़ भी है ना, वो भी अपने आप ऊपर नीचे हो जाएगी। नेक्स्ट वाले सेंटेंस अगर उनसे एक्यूरेसी देते होंगे तो उसके लिए बस आपको सेंस क्लियर होना चाहिए, आपकी सोचने की पावर होनी शानदार वाली होनी चाहिए। इतना डेप्थ में सोचना आना चाहिए जितना अपनों ने अभी डेप्थ में सोचा। इतना डेप्थ में सोच सकते हो क्या आप लोग? अगर इतना डेप्थ में सोच सकते हो तो कोई भी पैटर्न हो आपको दिक्कत नहीं होगी, और ये पैटर्न आपको मस्त भी लगने लग जाएगा अगर आप इतना सोच पाते हो तो। समझ में आ रही चीज? तो इस तरीके से करना होता है। कंपैरिजन करोगे कौन सा पहले कौन सा बाद में है। अगर वहां पे कोई गड़बड़ भी होती है जो बाद वाला नहीं होता, जैसे अभी अपनों ने बी को ले लिया था बाद में, उस तरीके से नहीं होता तो वो कोई दिक्कत नहीं, आगे जाकर क्या हो जाएगा, अपने आप क्लियर हो जाएगा। जब पूरा पढ़ोगे तो अपने आप वो सेंटेंस खुद से ही अपने आप को क्या कर देता है, रीअरेंज कर लेता है। आपको कुछ नहीं करना होता, सेंटेंस अपने आप अपनी वर्किंग करता है, खुद को रीअरेंजमेंट करेगा यहाँ पे। बस आपको उसकी सपोर्ट करनी है, मतलब आपको सेंसिबल फॉर्म में उसकी सपोर्ट करनी है, उसकी हेल्प करनी है। जैसे उसकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसको चीजें देते जाओ, उसकी रिक्वायरमेंट की उसको प्रायोरिटी देते जाओ, तो अपने आप आपका
पूरा का पूरा रीअरेंजमेंट बन जाएगा। तो अब मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को अगर इस तरीके से आप करते हो तो आपको इस तरीके से करोगे आपको कभी रीअरेंजमेंट में दिक्कत नहीं होने वाली, पैराजंबल में दिक्कत नहीं होने वाली। अब नहीं लगता कि आपको कभी दिक्कत होनी चाहिए। तो अब आप जितनी ज़्यादा हो सकते हैं, आते ही हैं हर मॉक टेस्ट में या फिर जो क्विजेज वगैरह हैं उनमें आते हैं, ठीक है, ये तो उनको अब इस टेक्निक से, जो टेक्निक मैंने बताई है, इस टेक्निक से करने की कोशिश करना। 100% गारंटी है आपके मैक्सिमम बनेंगे शानदार, और थोड़े टाइम में प्रैक्टिस के साथ आपके 100% बनने लग जाएंगे। कभी इसमें दिक्कत आपको आएगी ही नहीं अगर आपको उसकी लैंग्वेज समझ में आ जाती है। और लैंग्वेज समझने के लिए आपको एडिटोरियल को रेगुलर रखना पड़ेगा, किस तरीके से मीनिंग आते हैं। अभी के पिछले 1-2 जो एडिटोरियल बड़े ही लेवल वाले एडिटोरियल आए हैं, उनकी लैंग्वेज बड़ी शानदार वाली आई है, तो ऐसे एडिटोरियल को हैंडल करना आने लग गया, तो वो मैं सिखा रहा हूँ कैसे हैंडल करना होता है। फिर आपको कभी भी दिक्कत नहीं हुई, चाहे कितनी टफ है आपकी लैंग्वेज हो। क्लियर आप लोगों को समझ में आया? तो इस तरीके से इसको क्या करना होता है, आपके रीअरेंजमेंट को करना होता है। तो मैंने यहाँ पे 3 ही रीअरेंजमेंट रखे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लेते हैं, इसलिए आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, कि ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो। तो 3 से आपको आई थिंक हिंट मिल गया, 3 एनफ होते हैं समझने के लिए, टेक्निक पकड़ने के लिए। तो और फिर भी अगर कभी और ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी आप लोगों की तो और आते ही रहेंगे, ये चीज़ें तो आते ही रहेंगी, पैटर्न तो आपके आते ही रहेंगे, मतलब 1 बाय 1 आपके रिपीट भी होते रहेंगे, नए नए भी आते रहेंगे, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करना। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।